नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का लेट नाइट प्रोग्राम सनसनीखेज खुलासा। दोस्तों, आज हम जो सनसनीखेज खुलासा करने जा रहे हैं आपको बता देते हैं कि आज का मुद्दा गर्म है। जनता नरम नहीं, दोस्तों नरम नहीं है, गर्म है। मतलब मुद्दा गर्म है और जनता भी गर्म है। और अगर हम बात करें, सरकार नरम है अभी फिलहाल, विजिलेंस की टीम भी थोड़ी नरम है, जुडिशली भी गर्म है और पूरे प्रशासन में एक हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों, अब जो हम आपको जो आज दिखाएंगे, अब इस समय दोस्तों आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाला हूं जो साधारण व्यक्ति नहीं है। एक समय था जब उनकी बुआ जी करनाल की विधायक हुआ करती थी और उनका नाम है बहन शांति देवी। सुप्रसिद्ध नाम और सुप्रसिद्ध काम और सुप्रसिद्ध ईमानदारी। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप इस खबर को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दें। मामला थोड़ा सा आपके संज्ञान में डाल देते हैं। जिनसे आपको मैं मिलवाने वाला हूं वो लगभग पिछले कई सालों से अपनी 10 बीघे जमीन अर्थात लगभग 2 एकड़ जमीन की निशानदेही के लिए, ज्यादा नहीं कह सकते तो कम से कम 1 दर्जन जूते और चप्पल घिसा चुके हैं करनाल की तहसील में चक्कर लगाने में। इतने चक्कर लगा दिए दोस्तों, इतने चक्कर लगा दिए, लेकिन थके आज भी नहीं है। आदमी थक जाता है दोस्तों, हाय तौबा कर देता, कहता है यार इससे बढ़िया छोड़ यार। और ये सारा काम जो होता है एक भ्रष्टाचार, संयोजित भ्रष्टाचार की देन है। इसको कहते हैं संयोजित भ्रष्टाचार की देन। और इसमें देखिए कौन कौन लोग शामिल हैं। आज हम जिनसे आपको मिलवाएंगे उनका परिचय भी कराऊंगा, और जो आरोप हैं वो आरोप एक बार मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं उनकी तरफ से, जो उन्होंने मुझे बताया है कि इस पूरे कांड में, षड्यंत्र में तहसीलदार शामिल है, कानूगो शामिल है, पटवारी शामिल है। और दोस्तों, आपको मालूम ही है कि पिछले दिनों करनाल के डीटीपी विक्रम कुमार धरे गए 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते। उसके बाद करनाल के तहसीलदार राजबख्श भी पकड़े गए, विजिलेंस ने उसको भी धर लिया। और उसके बाद जो खुलासा हुआ है, एक डायरी को लेकर, डीटीपी की जो डायरी मिली है उसमें कई लोगों के नाम, कई अधिकारियों के नाम, कई क्लोनाइजरों के नाम, कई जेईओ के नाम। यकीन मानना वो डायरी दोस्तों, फिल्म डॉन याद है मुझे, डॉन फिल्म आपने भी देखी होगी। लाल रंग की डायरी होती थी डॉन के पास, पुलिस के हाथ लग जाती है और उसी से वो सारा खेल स्टार्ट होता है। और अब भी यहां पर भी जो यहाँ के जो 2 डॉन थे, डीटीपी और तहसीलदार, उनकी डायरी हाथ में लग गई। चलिए दोस्तों, अब सीधी बात कर लेते हैं, आपको मिलवा ही देते हैं कि जो आप इस सनसनीखेज भ्रष्टाचार का खुलासा करने जा रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा सत्येंद्र लाठर जी का। और सत्येंद्र लाठर जी मेरे स्टूडियो में मेरे पास आ चुके हैं और उनसे हम पूरे मामले की बातचीत करेंगे। थोड़ा सा मैं कहूंगा मेरे आप नजदीक और आ जाएं सत्येंद्र जी। और थोड़ा सा दोस्तों मैं अपना कैमरा भी सेट कर देता हूं ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो, और बिल्कुल आप इत्मीनान से इस खबर को देखें और अपने कमेंट्स जरूर करें। और उसके साथ साथ कमेंट्स करने के साथ साथ इस खबर को लाइक भी और शेयर भी करते चले जाएं। दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर करना, क्योंकि हम इस पूरे मामले को छोड़ने वाले नहीं हैं। पूरा जब तक विजिलेंस इस पूरे मामले का खुलासा नहीं कर देती तब तक तो हम इसको छोड़ने वाले नहीं है। वैसे चर्चा आ रही है कि इस पूरे मामले पे एसआईटी की ऐसी अफवाहें चल रही हैं, यह खबर अभी कंफर्म नहीं है लेकिन ये भी चल रही है। सत्येंद्र जी, आपका हमारे अब तक टाइम्स पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। वैसे सत्येंद्र जी, क्या हाल है आपका? बहुत बढ़िया जी, तबीयत ठीक है आपकी? एकदम।
सत्येंद्र जी, कितने जूते चप्पल घिस गए आपके? अब इसका तो कोई हिसाब नहीं है, क्या घिस गया क्या जी। नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत होती है मानसिक परेशानी, हाँ जी। समय का नुकसान। जी। और कोई इस तरह का, मैं एक अकेला नहीं हूँ। जी। शहर में जाओ तो इतने लोग आपको मिलेंगे, आप तहसील में जाओ, वहां जाके एक बार मिलो लोगों से, हाँ जी। आपको सैकड़ों लोग हर रोज मिलेंगे, जी। जो वहां पर कितने सालों से, महीनों से जी। इस अपनी प्रॉपर्टी के कागज पूरे करवाने के लिए, निशानदेही करवाने के लिए, इंतकाल चढ़वाने के लिए, कोई नाम ठीक करवाने के लिए जी। वहां भागे फिरते हैं। जी। कुछ नहीं होता। जी। कुछ सब ऐसे ही जाते हैं, सुबह और शाम को आ जाते हैं। जी। कुछ लोग वहां पर हैं जी। जो उनके दलाल हैं। जी। आप अगर उनको पैसे दे देते हैं जी। तो आपका काम हो जाएगा। जी। पर मेरे जैसे आदमी से दिक्कत ये है कि वो पैसे भी नहीं लेते। जी। मैंने कोशिश की कि भाई मेरे से पैसा लेके आप मेरा काम कर दो। लाडा साहब, सबसे पहले दोस्तों एक हम आपको पूरा मामला जो है वो क्या है वो मामला जरूर खास तौर पे बता देते हैं, लाटर साहब से जान लेते हैं। लाटर साहब, सबसे पहले तो आप हमें ना पूरा मामला बताएं कि मामला है क्या और लफड़ा क्या है, कौन आपको तंग कर रहा है, क्या चल क्या रहा है? भाई साहब, मेरी 10 बीघा जमीन, करीब 2 एकड़, 10 बीघा 2 बिस्वे, हाँ जी। नहर पार जो जेल फार्म है, कैथल रोड पे। कैथल रोड पर जो अब जेल बन गई है, नई जेल, जी। उसके बिल्कुल सामने है। जी। जो जेल के साथ से रजभाया जाता है, रजभाया मेरी जमीन के बीच से जाता है। जी। वहां पर मेरी जमीन थी, उसमें से कुछ पार्ट मैंने बेच दिया था। जी। बाकी पार्ट मेरा बचा हुआ है। जी। मैं उस पार्ट की निशानदेही लेना चाहता था। जी। मुझे करीब करीब 4.5 से 5 साल हो गए हैं। जी। मैं 4 बार तहसीलदार साहब को एप्लीकेशन दे चुका हूँ। कौन से तहसीलदार साहब को? राजबख्श जी को दे चुका हूँ। जो अभी पुलिस कस्टडी में है? जी हाँ, जी हाँ, विजिलेंस के? हाँ जी। 2 बार मैं सीएम विंडो लगा चुका हूँ। जी। जब मैंने पहली बार सीएम विंडो लगाया, जी। मैंने उसमें एक हमारे यहाँ कानून गो होते थे, बलजीत सिंह सैनी, हाँ जी। मैंने उनका नाम लिखवाया। जी। वो मेरे पास आए, आके हाथ पैर जोड़ने लगे, बच्चों की कसम खाने लगे कि मैं आपका काम कर दूंगा। जी। मैंने सोचा यार शहर का आदमी है, कोई बात नहीं, ये कर ही देंगे। जी। मैंने वो वहां से एप्लीकेशन वापस ले ली। जी। उसके बाद करीब करीब कोई 1.5 साल 2 साल निकल गया। मैं उनके घर भी गया, 14 सेक्टर में उनका घर है। वो यहाँ से ट्रांसफर होकर बलागांव चले गए, फिर निगदू चले गए। मैं डीआरओ साहब से भी मिला, तहसीलदार साहब से मिला। उन्होंने कहा कि आप दोबारा एक एप्लीकेशन दें, और मैं खुद तहसीलदार साहब ने कहा मैं बलजीत से आपकी निशानदेही करवा के दूंगा। मैंने दोबारा एप्लीकेशन दी, बलजीत सिंह मेरे साथ गए। उन्होंने एक बोले जी ये कंप्यूटर टाइप कुछ क्या चीज थी, मैं नहीं समझ पाया, कि जी इससे निशानदेही बिल्कुल आपकी ठीक होगी। उसको भी बुलाया। उस आदमी को मेरे से 20,000 रुपए बलजीत सिंह ने दिलवाए। किस बात के पैसे दिलवाए? बोले जी ये इनकी फीस होती है। तो मैंने सरकारी फीस थी? मुझे नहीं पता। मैंने बलजीत सिंह को कहा भाई अगर ये 20,000 रुपए फीस है तो क्या ये मुझे इसकी रिसिप्ट देंगे? बोले नहीं नहीं, ये तो देने ही पड़ते हैं। अच्छा। और मैंने अपना काम करवाना था तो मैंने 20,000 वो दे दिए। उसके बाद मेरे साथ और भी थे, रिटायर्ड कानून गो थे, कानून गो या नायब तहसीलदार सरदार साहब सिंह जी, वो भी थे। उन्होंने सबने मिलके मेरी जमीन की निशानदेही करवाई। उसके बाद से मुझे 6, 7, 8 महीने से मुझे लगातार चक्कर कटवाते रहे। किस लिए चक्कर कटवाए? कह रहे जी कि अभी हम इसकी ना रिपोर्ट तैयार नहीं कर पा रहे हैं। फिर मैंने दोबारा भी सीएम विंडो लगाई। मैंने जब दोबारा सीएम विंडो लगाई तो मुझे तहसीलदार साहब ने बुलाया कि भाई आपकी क्या दिक्कत है। मैंने उनको अपनी सारी दिक्कत बताई। उसने कहा कि आपको इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करवानी है या अपना काम करवाना है? मैंने कहा मुझे अपना काम चाहिए। तो बोले कि आप ना ये कंप्लेंट वापस ले लो और मैं आपको निशानदेही करवा के दूंगा, मेरी जिम्मेवारी है। किसने कहा था ये राजबख्श जी ने, तहसीलदार राजबख्श जी। दोस्तों, तहसीलदार राजबख्श का फिर नाम आ गया। उन्होंने अपने ऑफिस में बुला के मुझे कहा है ये बात। मैंने उनकी बात मान ली
और उन्होंने तभी एक उनके ऑफिस में काम करते हैं, मिस्टर जयदीप शायद उनका नाम है, वो तभी एक एप्लीकेशन टाइप करवा करके लेके आए और उन्होंने मेरे से साइन करवा लिए कि भाई मैं ये एप्लीकेशन जो कंप्लेंट है मेरी, मैं इसको वापस लेता हूँ। एक एप्लीकेशन वो लिख के लेके आए कि जिसमें उन्होंने ऑर्डर करने थे, उन्होंने श्री कोई मेवा सिंह और साहब सिंह जी इनकी उसमें कर दिया कि ये आपको निशानदेही करवा के देंगे। काफ़ी दिन इंतज़ार के बाद एक दिन उन्होंने मुझे एक एप्लीकेशन दी बुला के, मेवा सिंह जी और साहब सिंह जी ने, कि भाई ये जो आसपास के लोग हैं, मैंने ही उनको उनके फ़ोन नंबर दिए थे कि आप इनको फ़ोन करें या इनको पर्सनली जाकर कहें कि हम इतनी तारीख को निशानदेही करने जाएंगे, यानी कि 2 मार्च को। सॉरी, तो मैं 2 मार्च को फिर निशानदेही के उसमें हम गए, हम सब वहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद वहाँ मौके पर जैसे ही पहुँचते हैं, वो लोग भी वहाँ खड़े थे, तो साहब सिंह मुझे कहते हैं कि भाई ये तो आपका जो ततीमा है गलत है। मैंने कहा सर पहले भी आपने इसी ततीमे पे मुझे निशानदेही की हुई है, अब ये गलत कैसे हो गया? तो उस दिन तो गलत क्यों नहीं था? तो बोले नहीं नहीं बस ये गलत है ये आप। मैंने कहा चलो इसको फिर ठीक कैसे होगा बताओ मुझे, कि जी ये तो सिविल मैटर है, कोर्ट में जाना पड़ेगा। हाँ जी, कोर्ट में जाने का मतलब है कि भाई वो तो फारिग हो गए और मैं वहां पर उलझ गया। और 20,000 रुपये जो दिए थे वो उसका तो कोई बात ही नहीं है, वो तो उनके पास ही है। उसके अलावा ये होने के बाद जी फिर उन्होंने मुझे वहां से करके कहा कि आप ना कल आ जाओ, तहसीलदार साहब के पास बैठते हैं। मैं तहसीलदार साहब के पास गया, मैंने उनको जैसे कहा जी सर ऐसे ऐसे आपने उस दिन कहा था कि आपकी निशानदेही की जिम्मेवारी मेरी है, तो आप करवाओ। तो साहब सिंह ने कहा सर ये ततीमा इनका ठीक नहीं है। तो बोले नहीं ये ले जाओ अपने कागज, इसका ततीमा ठीक नहीं है, पहले ततीमा ठीक कराओ अपना। तो मैंने कहा सर मैं कैसे ततीमा ठीक कराऊं? कि नहीं ये तुम्हारा काम है, ये मेरा नहीं। और ये बात करके साहब सिंह और तहसीलदार साहब राजबख्श जी एक गाड़ी में बैठ के चले गए और मैं वहां खड़ा उनको देखता रहा। अच्छा। उन्होंने मुड़ के भी मेरी तरफ नहीं देखा। और मैं ये बता देता हूँ कि वहां पर जो एक कोई मिस्टर विशाल गुप्ता और संदीप गुप्ता को कॉलोनाइजर है जो वहां पर कॉलोनी अनऑथराइज कॉलोनी काट रहे हैं, मुझे लगता है कि वो उनको पैसे देते हैं, ये वहां तक तो पहुंच जाते हैं किंतु वहां मौके पर निशानदेही नहीं करते। मेरी उनको वो जो भी पैसा देते हैं क्या करते हैं वो नहीं देते हैं, वो मुझे पूरा नहीं पता, पर मुझे शक है कि कहीं ना कहीं उनकी और इनकी मिली भगत है, जो पिछले करीब 4 से 5 साल हो गए मुझे निशानदेही नहीं मिली है। डॉक्टर साहब मेरा सवाल है कि जो ये 4-5 साल हो गए आपको, और इतने ही साल से राजबख्श तहसीलदार है यहाँ पर, नायब तहसीलदार था उससे पहले, उसके बाद तहसीलदार बन गया, कितने चप्पल जूते घिस गए होंगे आपके? अब भाई साहब चप्पल जूते का तो क्या हिसाब लगा सकता है कोई, मुझे जो मानसिक परेशानी हुई है उसका मैं बता सकता हूँ। बिल्कुल मैं बताता हूँ दोस्तों, एक मिनट डॉक्टर साहब, दर्शकों मैं आपको बताता हूँ चप्पल जूते घिसने का मतलब क्या है। थोड़ा सा हल्का सा कैमरा और सेट कर देते हैं ताकि आपको मजा आएगा इस खबर को देखते हुए, क्योंकि जो ये खुलासा हो रहा है ये बड़ा गजब का खुलासा है। और खास तौर पे आपको बता दें दोस्तों, खास तौर पे आपको बता दें कि जो ये चप्पल जूते घिसते हैं, ये कहावत है इंसाफ के लिए चप्पलें और जूते घिसना, अर्थात इतनी हरासमेंट होना, मेंटली डिस्टर्बेंस होना, और आदमी दोस्तों कुछ भी कर सकता है अपने जीवन के साथ। तो लाठर साहब इतना कुछ हो रहा है आपके साथ, आपने शिकायत कहाँ की? नहीं अभी तक तो मैंने सीएम विंडो पे ही की थी जी। सीएम विंडो कब लगाई थी आपने? मैंने 2 बार लगाई है, एक बार मैंने पहले लगाई थी, एक अभी मैंने शायद अक्टूबर में लगाई थी जी। तो वो मेरे पास है, उसकी रिपोर्ट आया उस पर किसी तरह? नहीं कुछ नहीं, मुझे तहसीलदार साहब ने उसी के उसमें बुलाया था। अच्छा। और मुझे उन्होंने ये आश्वासन दिया कि मैं आपकी निशानदेही करवा के दूंगा, आप ये वापस ले लो, तो मैंने ले ली। अब लिखित में कहा था उन्होंने? नहीं, लिखित मुजबानी आपको मुजबानी कहा, और उन्होंने मेरे सामने एक एप्लीकेशन पे ऑर्डर किए मेवा सिंह और साहब सिंह जी को कि भी आप जाओ और इनकी निशानदेही करवाओ, किंतु उसके बाद भी वहीं का वहीं खड़ा हूं मैं, कुछ भी नहीं है। हाँ अब मैंने ये सोच लिया है कि जो हालात हैं
अब जिस तरह से सरकार काम करने लगी है, हमारे जैसे आम लोगों के भी ये है कि कोई ना कोई सुनने वाला है। जैसे विजिलेंस डिपार्टमेंट वाले हैं, तो मैं सोमवार को नाम के साथ उनकी वहां शिकायत करके आऊंगा। कौन कौन किस किस की शिकायत करने वाले हो आप? मैं शिकायत करूंगा तहसीलदार साहब की, कानूनगो साहब की, या और जो लोग वहां निशानदेही करने गए थे। डीटीपी भी शामिल है? आपकी जमीन पे कॉलोनी कट गई है? नहीं, कॉलोनी कटी है। मैंने जो इनसे पहले डीटीपी थे उनको एक बार एप्लीकेशन दी थी, पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने मुझे कहा कि आप वहां जाके जो आपकी जमीन है उस पर कब्जा वो ले जाओ जेसीबी और कब्जा कर लो। मैंने कहा भाई अगर वहां लड़ाई झगड़ा हो गई, बोले ये आपने देखना है। अब मेरे जैसा आदमी तो नहीं लड़ सकता, मैं कैसे लड़ूंगा उनसे? वो लोग सरकार को, तहसीलदार को, डीटीपी को और लोगों को इतना पैसा देते हैं, मैं कितना पैसा दे दूंगा उनको? मेरी कौन सुनेगा? कोई ऐसी मेरी सिफारिश भी नहीं है। हमने कभी किसी से झगड़ा भी नहीं किया। हम करनाल के रहने वाले हैं, मेरा यहीं का जन्म है, मेरे फादर साहब का जन्म यहाँ का है, मेरे दादाजी का जन्म यहाँ का है। हमने कभी कोई हमारी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता कर ले। और विधायक जो पूर्व विधायक रही हैं बहन शांति देवी जी की आप भतीजी हैं, वो आपके जी। परिवार से है, उसके बावजूद भी आपको लगा नहीं कि जिस शहर का, जिस विधानसभा की विधायक रहे हो और उसके परिवार के लोग ही तंग हो रहे हैं? एक बार जब हमारे चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर लाल जी करनाल से पहला चुनाव लड़ रहे थे, तो हम कहीं उनसे मिले थे। तो जब मुझे उनसे मिलवाया गया तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात मुझे कही थी कि आप ये समझे कि जैसे करनाल से बहन शांति देवी जी का एक इस तरह का आचरण रहा है कि वो उनके लिए सब अपने थे, कोई गैर नहीं, कोई अपना नहीं। क्या मेरा भी अपना कोई गैर नहीं, सभी अपने। हाँ, कोई गैर नहीं, सभी अपने हैं। तो इसी तरह का मेरा है कि मेरे लिए मेरी विधानसभा, क्योंकि तब तक कोई चीफ मिनिस्टर का तो नाम नहीं था, मेरी विधानसभा में सभी मेरे अपने हैं, कोई मेरा गैर नहीं है। मैं किसी के लिए कोई पक्षपात नहीं करूंगा। और शायद मुझे लगता है कि सीएम साहब तो इस तरह का काम नहीं करते, पक्षपात वाला। किंतु एक दिक्कत है, मैंने बहुत बार कोशिश की कि मैं सीएम साहब को मिल सकूं, किंतु हमेशा कोई ना कोई ऐसी रुकावट आती रही कि मेरा नाम वहां तक नहीं पहुंच पाया और मैं मिल नहीं पाया। मैं सीएम साहब से मिलता, शायद वो मेरी तकलीफ को समझते। दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल ये बात बड़ी क्लियर सी सामने आ रही है कि अगर मुख्यमंत्री जी से इनकी मुलाकात हो जाती तो इनको इंसाफ मिल जाता, ऐसी उम्मीद है। लाठर साहब, आपको मालूम है कि करनाल का डीटीपी विक्रम कुमार और तहसीलदार भ्रष्टाचार के बहुत बड़े स्कैम के मामले के अंदर विजिलेंस ने धर लिया उनको। कैसा महसूस हुआ था जब पता लगा था आपको? मुझे तो बड़ा अच्छा लगा और मैंने तो अपने मन से चीफ मिनिस्टर साहब को बहुत बहुत बधाई दी कि एक ये शुरुआत हुई है। और ये भी मैं आपको बता दूं, वो दो लोग नहीं है यहाँ पर। मैं सिर्फ हरियाणा की बात नहीं करता, मैं अपने शहर की बात करता हूँ। बहुत सारे एक ऐसा ग्रुप है, वो सिर्फ इसी सरकार में नहीं, इनसे पहली सरकारों में भी इसी तरह का काम करते रहे। अब वो चीफ मिनिस्टर तक वो बात कैसे नहीं पहुंची, क्यों नहीं पहुंची, वो मुझे नहीं पता। अगर चीफ मिनिस्टर साहब उसके बारे में पता करना चाहें तो अपने तरीके से बहुत से सोर्स हैं उनके पास, वो नाम उन तक पहुंच जाएंगे। और उनको चाहिए कि उन लोगों को अपने से दूर करें और उनको इस काम के लिए सजा मिले। शहर की जो एक्चुअल जो जनता है, जिनकी अपनी प्रॉपर्टी है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, वो धक्के खा रहे हैं। और ये लोग ग्रुप बना के तहसीलदार, डीटीपी और ऑफिसर्स के साथ मिलके उनकी जमीनों पे कब्जा किए बैठे हैं। और ये सिर्फ लोगों की नहीं, शहर की जमीनों पे, सरकार की जमीनों पे कब्जा किए बैठे हैं। इन्होंने शहर शामलात की जमीन, जो सरकार की जमीन मानी जाती है, उसमें सैकड़ों एकड़ जमीन पे ये कॉलोनियां काट चुके हैं मिलकर, सैकड़ों एकड़। कोई मैं जिसका दयानंद कॉलोनी माल्टोन भी उदाहरण है। एक दयानंद कॉलोनी को छोड़ो, आप पूरे शहर में अगर सीएम साहब चाहें, कम से कम करनाल के अंदर 500 से 1000 एकड़ जमीन निकल जाएगी जो सरकार की है। और इन लोगों ने इन ऐसे तहसीलदार या डीटीपी साहब से मिलकर कब्जा किया हुआ है और इसको खुर्द-बुर्द किया हुआ है। इससे सरकार को कितना नुकसान है,
हमारे जैसे लोगों को कितना नुकसान है, क्योंकि इनकी आदत खराब हो गई है। ये उनको पैसा कमा के देते हैं, उस एवज में हमारे जैसे लोग जिनकी थोड़ी थोड़ी जमीनें कहीं पर है, हमें भी इंसाफ नहीं मिल पाता। और पर मुझे अब लगता है कि सीएम साहब की नॉलेज में जब ये चीजें आई हैं, और अगर मेरी बात भी वहां तक पहुंचती है, तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि प्लीज आप लोगों की ये समस्याएं सुने और उन लोगों को बीच में से निकाल दे जो लोग आपको मिलवाने के लिए एक लिस्ट तैयार करते हैं कि ये 20 लोग आपसे मिलेंगे। हो सकता है मैंने कितनी बार कोशिश की, मेरा नाम कभी नहीं आया उस लिस्ट में। वो शायद उन लोगों को मिलवाते हैं जो लोग आपको अच्छी अच्छी बातें उनके बारे में या शहर के बारे में बताते हैं। जो गलत बताने वाली हैं, मेरे जैसे लोग उनको आप तक नहीं पहुंचने देते। मतलब कि पानी मारते हैं पूरा, बिल्कुल मक्खन लगा रहे हैं, पूरा पूरा मक्खन। और वो कैसे करें सीएम साहब? वो आते हैं बेचारे, उनके पास इतना काम है, कोई एक करनाल तो है नहीं उनके पास। करनाल, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि सीएम साहब को तो करनाल में आना ही कम चाहिए। यहाँ तो जो उनके लोग हैं उनको इतना काम करना चाहिए, उन लोगों का दुख तकलीफ जो भी है उन लोगों को, क्योंकि सीएम साहब ने उनको सिर्फ इसी काम के लिए तो बिठाया है कि यहाँ के लोगों की, जनता की जो तकलीफ है वो तुमने करनी है, बाकी हरियाणा को मैं देखूंगा। लाठा साहब, अगर ये काम सही ढंग से हो जाता, मुख्यमंत्री जी को सत्य बता देते, जो ये इतना बड़ा स्कैम हो चुका है, डीटीपी का, तहसीलदार का, कई पटवारियों के नाम आ रहे हैं और कई कानूनगों के नाम भी आएंगे, 15 अर्जीनिविसों के नाम आ चुके हैं। उसके अलावा एक नगर निगम का एससी, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो चुका है, भ्रष्टाचार के वीडियो वायरल हो चुके हैं, उसका पीए गिरफ्तार हो चुका है। तो लगता क्या है आपको कि आपको न्याय मिलेगा, नहीं मिलेगा, होगा क्या? देखिए सुखीजा जी, ये कोई खास बात नहीं है, न्याय तो सबको मिलेगा। अगर एक बार सीएम साहब ने ये सोच लिया कि मैंने हरियाणा की जनता को आज के बाद न्याय दिलवाना है, और ये जो घूसखोर अफसर या उनके इर्द गिर्द कुछ लोग हैं जो उनको गुमराह करते हैं, उनके चुंगल से वो बाहर आ गए, तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल 100% संभव है कि इस हरियाणा की कायाकल्प कर देंगे, क्योंकि इनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। सीएम साहब का अपना कोई स्वार्थ नहीं है, ये निस्वार्थ सेवा करते हैं। कुछ लोग अपने स्वार्थ में सीएम साहब को गुमराह करते हैं और इन तक बात नहीं पहुंचती। जो ये लोग हैं, इनका कोई जनाधार भी है कि नहीं है? खाली ये क्या है, ये कभी ऐसा तो नहीं भी वो जनाधार का सीएम साहब को सपना दिखाते हो, भी हम आपको इलेक्शन जितवाते हैं, वोट डलवाते हैं, भी कहीं इस तरह से बरगलाते लेते हो उनको, और उस इन्हीं की वजह से जो अच्छे और सच्चे हैं वो अपने घरों पे बैठ जाते हैं। जनाधार किसको कहते हैं वो एक अलग बात है जी। जनाधार वाले जो बात है वो कुछ नहीं है। जनाधार कब किसके साथ जुड़ जाए नहीं, किंतु जो लोग इनके साथ हैं, ये वो लोग हैं जो कांग्रेस के टाइम में भी उन्हीं अफसरों के इर्द गिर्द थे, चौटाला साहब के टाइम में भी उन्हीं अफसरों के इर्द गिर्द हैं। आज हमारे सीएम श्री मनोहर लाल जी हैं, आज भी वो अफसर इनके कहने से ही काम करते हैं। वो मेरे कहने से, मेरे जैसे लोगों के कहने से, या मेरे जैसे लोग जो मिलने जाते थे, ना उस वक्त मिल सकते थे और ना आज मिल सकते हैं। मतलब कमाऊ पूत है ये, सीधी सीधी बात करें तो ये कोई कमाऊ पूत नहीं है, ये सिर्फ अपनी जेब भर रहे हैं, और ये हमारे जैसे लोगों का, हमारे शहर का, हमारे प्रदेश का, हमारे ईमानदार चीफ मिनिस्टर का नुकसान कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है ये लोग। दोस्तों आपको बता दें, कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी और उसमें आपको मैंने ये बात पहले ही क्लियर कर दी थी कि चंद लोग हैं, 25 से 30 लोग हैं केवल मात्र, बस ये जो 25 से 30 लोग हैं, यही लोग करनाल का पहिया कभी उल्टा घुमाते हैं, कभी सीधा घुमाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, और करनाल का बेड़ा गर्क कर दिया। मुख्यमंत्री जी की छवि को, साफ सुथरी छवि को धूमिल कर दिया। जिस तरह से लाठर साहब डीटीपी 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया, 78 लाख रुपए उसके घर से बरामद हुए, कई रजिस्ट्रियां बरामद हुई, मकानों की, प्लाटों की, कॉलोनाइजर्स,
उसके साथ उसके संपर्क में है, इस तरह की चीज़ें सारी सामने आ चुकी हैं। एक डीटीपी की डायरी भी पुलिस के हाथ में लग चुकी है, जिसके बाद ये तहसीलदार भी धरा जाता है। 14.5 लाख रुपए तहसीलदार डीटीपी को दे के आता है कि जो उससे एनओसी लेता है, उसके पैसे दे के आता है, और वो जो डीटीपी उससे रजिस्ट्रियाँ करवाता है उसके पैसे वो उसको देता है। गिव एंड टेक, भी तू मेरे लिए कमा, मैं तेरे लिए कमाऊं। और इसके अंदर दोस्तों एनओसी डिपार्टमेंट जो है निगम का, वो भी शामिल है, हम बिल्कुल पुख्ता कह सकते हैं, क्योंकि हमने खुद इस एनओसी घोटाले को भी उजागर किया था। तो लाटर साहब, आपको लगता क्या है कितना बड़ा स्कैम जो चल रहा है? अब आप जो एप्लीकेशन लगाने हैं, मंडे को लगाने जा रहे हैं विजिलेंस को, तो मंडे की इंतजार क्यों कर रहे हैं? कल या परसों भी लग सकती है। नहीं, मुझे नहीं पता, मैं इसलिए कर जी। रहा हूँ मंडे की कि भाई आज छुट्टी थी, जी। कल शनिवार की शायद छुट्टी है, इतवार की भी छुट्टी हो, तो इसलिए मैंने मंडे का कहा है। जी। अगर छुट्टी नहीं है तो मैं कल परसों में भी लगा दूंगा। लाटर साहब, विजिलेंस वाले तो बड़े हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं करनाल की जनता से। वो कह रहे हैं किसी का उत्पीड़न हुआ है, किसी को तहसीलदार ने तंग किया है, कानूनगों ने, पटवारी ने, निगम के लोगों ने, किसी ने भी तंग किया है, तो आप वो उनको मिल सकते हैं। आपका नाम गुप्त रखा जा सकता है लोगों का। आप तो क्या फ्रंट पे ही हो, आप तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला सामने आ चुके हो, तो आपको जाना चाहिए था। हम भी आपको कहेंगे कि आपको जाना चाहिए था। तो कब जाएंगे? नहीं, मैं अगर कल परसों में ऐसा नहीं है कि वहाँ छुट्टी नहीं है, मिल सकते हैं, तो मैं कल परसों में मिलूंगा। जी। अगर छुट्टी है तो मैं मंडे को मिलूंगा। जी। पर मैं एक चीज आपको बताऊं, जी। चाहे वो डीटीपी साहब हैं, चाहे वो तहसीलदार साहब हैं, आप ये मत समझिए कि वो पैसा जो लेते हैं वो अपनी पॉकेट में रखते हैं। वो कहते हैं कि हमें ये पैसा ऊपर तक पहुंचाना होता है। ये ऊपर कौन से ऊपर तक ऊपर वो तो चीफ मिनिस्टर तक का नाम लेते हैं। देते हैं? जी। वो कितना झूठ सच कहते हैं, मेरे जैसे आदमी को तो कुछ नहीं पता, हम तो सुन लेते हैं। ये बात कोई हमें राजबख्श जी ने नहीं कही या डीटीपी साहब ने नहीं कही, जो उनके गुर्गे हैं वो कहते हैं। वो तो देखो, कुछ भी कहेंगे, किसी को भी बदनाम करना है, बस एक साफ सुथरी छवि को बदनाम करना है, तो उसके लिए तो ये प्रपंच तो रचेंगे, क्योंकि वो पैसा खुद ही खा जाते हैं। पर प्रपंच रचें या कुछ भी करें, ये ड्यूटी तो हमारे चीफ मिनिस्टर की है कि उन लोगों से अपने को या अपने ऑफिसर्स को कैसे बचाएं, उनकी एंट्री कैसे, मैं तो नहीं कर सकता। मेरे जैसा आदमी तो तहसीलदार के कमरे के बाहर 2-2 घंटे खड़ा होता है, और मैं देखता हूं कि उस तरह के लोग बार बार अंदर जा रहे हैं और आ रहे हैं। हम खड़े हैं, वो हमारे से पूछते भी हैं कैसे खड़े हो, हम कहते हैं जी तहसीलदार साहब से मिलना। हम मिल लो। अरे भाई मिले कैसे, 2 बार अंदर गया हूं, उन्हें क्या अभी बाहर खड़े हो। हम मिल भी नहीं पाते, 2-2 घंटे खड़े होके फिर कहीं नंबर आता है, तो शायद 1.5 मिनट वो हमारी बात सुनते हैं, शायद। जी दोस्तों, आपको बता दें, ये सब टोटल के टोटल जितने भी एलिगेशन है, सब भ्रष्टाचार से रिलेटेड है। अगर भ्रष्टाचार मन में नहीं होगा तो वो इमीडिएटली गेट पे आए हर फरियादी को तुरंत अंदर बुलाएंगे। लाडा साहब, 2-2 3-3 घंटे आपको बाहर खड़े करके रखने का, आपको क्या लगता है, क्या उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? नहीं, कारण साफ है, अंदर भाई उनकी सब वो चलती है, डीलिंग्स होती है, उनकी सेटिंग होती है। और मुझे तो नहीं पता, पर कहने वाले कहते हैं कि तहसीलदार साहब का जो कमरा, उस कमरे के अंदर एक कमरा और है। अच्छा। वहां बैठा जाता है, वहां बैठ के सारी बातचीत होती है। अब मैंने तो वो कमरा नहीं देखा, मैं तो जब भी गया हूँ 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट मैं खड़ा होता हूँ, और वो मुझे कह देते हैं जाओ। सिर्फ एक दिन मेरा 5 मिनट उन्होंने मुझे बिठाया था, जिस दिन वो एप्लीकेशन वापस ले। उसके अलावा मेरा कोई वो नहीं है। डीटीपी साहब की जहां तक बात है, मैं डीटीपी साहब से इनसे तो नहीं मिला, जो इनसे पहले था, पहले डीटीपी साहब थे, उनको मैं एप्लीकेशन दे के आया था, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो बात तो एक ही हुई, इनसे मिले या उनसे मिले? हाँ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं है, बिल्कुल 100% धोखाधड़ी है आम पब्लिक के साथ, आम गरीब आदमी के साथ, आम जनता के साथ। सीएम साहब, आप अगर कोई आपके पास ऐसे सोर्स हैं, है नहीं हैं आपके पास, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप राजा हैं हमारे। आप अपने तरीके से पता कराएं कि यहाँ आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हाल है, कैसे लूट मची हुई है, तब आपको पता रहेगा सच्चाई क्या है। डॉक्टर साहब, जो सीएम साहब के कॉन्फिडेंशियल आदमी थे, उनकी तो इन 25-30 लोगों ने गोभी खोद दी, उनके बारे में झूठ बरगला के उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी स्कैम कोई होता है? ये भी कोई बात आई है सामने? क्योंकि जो सच बोलने वाले हैं वो तो घर हैं। आप एक बात देखें कि जिनके उन्होंने नाम लिए हैं,
आप उन्होंने उन्हीं लोगों के नाम लिए ना जो लोग इर्द गिर्द रहते हैं जी। चीफ मिनिस्टर साहब के। मेरा या आप जैसे लोगों का तो कोई नाम नहीं है जी। ना, हमें हमारे सीएम साहब जानते हैं। अरे भाई सीएम साहब मेरे को कोई पैसे क्यों दे के जाएगा, मुझे काम कोई क्यों कहेगा जब मुझे वो जानते ही नहीं है। मैं से क्या, हम किसी भी ऐसे आदमी के पास जाते हैं, चाहे वो हमारे शहर के, वो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं या कोई और ऐसे, हम अपनी फरियाद लेके जाते हैं ना कि भाई सीएम तक हमारी फरियाद पहुंच जाए, या ऑफिसर्स जो बैठे हैं उनको कह दे। कुछ नहीं होता वहां, सब भी मैंने जाके देख लिया। डॉक्टर साहब, आपकी जो जमीन है कितने की होगी आज, उसकी वैल्यू क्या होगी? सर मैंने वैल्यू की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मेरी लड़ाई तो इस बात की है कि मेरी प्रॉपर्टी पे कोई और कब्जा क्यों करके बैठा है। मेरी प्रॉपर्टी है, और ये मेरी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है सुगीजा साहब, ये बहुत से किसानों की प्रॉब्लम है कि उनकी जमीनों पे नाजायज कब्जा हुआ है। ये जो कॉलोनाइजर हैं, जब हमारी जमीन के बीच से सरकार ने जो गोहर छोड़ी हुई है, कच्चा रास्ता जो छोड़ा हुआ है, ये उस कच्चे रास्ते को भी बेच देते हैं। बाद में वहां झगड़ा हुआ होता है कि ये तो मेरी है, ये तो रास्ता था, तूने रास्ते पे कैसे बना लिया। वो गायब होते हैं वहां से, और उसकी रजिस्ट्री हुई होती है तहसील साहब, में। ये जो जमीन है पुश्तैनी है आपकी? मेरी पुश्तैनी जमीन है। ये ततलीमा कैसे काट रही है? ततलीमे का चक्कर कैसे बढ़ेगा? क्योंकि रजिस्ट्री होगी, रजिस्ट्री गलत कर दी थी इन लोगों ने। नहीं, ऐसा नहीं होता। जी। क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी है, जी। वो प्रॉपर्टी के बीच में से एक रजवाया निकला है सरकार का। जी। सरकार ने वो रजवाया निकाला है, हमें नहीं पता उस टाइम क्या पेमेंट दी या नहीं दी। ये आप ये लगाएं कि वो रजवाया निकला है शायद 55 के आसपास, ओके। 60 के आसपास, 55-60 के बीच में कभी निकला है। 1955-60 के हाँ 1955-60 में निकला है वो। तो उस वक्त क्या पेमेंट दी गई होगी, क्या नहीं दी गई होगी, तो पर एक सिस्टम है सरकार का कि जब वो जमीन सरकार लेती है तो उसको हिस्सों में बांट देती है, उसको ततीमा कहा जाता है। तो सरकारी प्रोसेस है ये तो। हाँ सरकारी प्रोसेस है, सरकार ही काटती है, सरकार के लोग ही काटते हैं। ये ततीमा काटने की ड्यूटी कानून गो और पटवारी की होती है, जो ऊपर से ऑर्डर तहसीलदार को होते हैं। तहसीलदार इनसे कटवा के वो बाकायदा फील्ड बुक में चढ़ाया जाता है। आज आप किसी ततीमे के बारे में बात कर लो, अगर तो आपने पैसे दिए हैं तो ठीक है, पहले तो आपको ततीमा नहीं मिलेगा, ततीमा मिल गई तो फील्ड बुक नहीं मिलेगी, है ही नहीं। घूमते रहो, काट लो चक्कर, कितने दिन काटोगे। दूसरी बात कि आपको पटवारी नहीं मिलेंगे पटवार खाने में, वो तो वहां निशानदेही करने के, वो तो वहां निशानदेही, और निशानदेही कहाँ हो रही है पता ही नहीं है। जब मेरी नहीं हुई तो औरों की भी क्या हो रही होगी। ये हालात हैं, बहुत बहुत खराब हालात हैं। सीएम साहब को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, इस पर नकेल लगाने चाहिए, अपने उन लोगों को पकड़ के साइड में बिठाना चाहिए और उन लोगों को लेकर आए जिन पर शहर की जनता विश्वास करती है। जैसे हमने खट्टर साहब पर विश्वास किया है, ऐसे हम उन पर भी विश्वास करें और वो लोग हमारी बात हमारे चीफ मिनिस्टर तक पहुंचाएं। तो डॉक्टर साहब, ये आपकी जमीन पे जो कब्जे हुए, अवैध कब्जे हुए, पुलिस में कंप्लेंट की आपने इसकी कभी? नहीं, मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की पुलिस में, ना पुलिस का ये काम है। वो तो तब है पुलिस में कंप्लेंट कि मैं वहां कोई लड़ाई झगड़ा करूं। मैं नहीं कर सकता लड़ाई झगड़ा। कोई सिविल सूट फाइल किया? नहीं, कोई सिविल सूट का मतलब तो ये है कि मेरे 20-30-40 साल के लिए मैं गया, क्योंकि ये तो सरकार का ही काम था। हाँ वो मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है वहां पर। डॉक्टर साहब, मुख्यमंत्री से कोई अपील करना चाहेंगे आप? मेरी हाथ जोड़कर ये विनती है कि सीएम साहब, हम इतने परेशान हैं, मैं अकेला नहीं, पूरा शहर परेशान है। आप किसी तरह से लोगों के व्यूज लें। कुछ लोग आपको गुमराह करते हैं, जो आपके साथ रहते हैं, आपको, हम लोगों को आपसे नहीं मिलने देते हैं। किसी तरीके से आप हमारे जैसे लोगों से मिले तो हम आपको सच्चाई बताएंगे। आप सरल स्वभाव के हैं, आप इस सरलता को छोड़ दें, ऐसा विश्वास करना छोड़ दें इन लोगों से। आप थोड़ा सा, जैसे एक चीफ मिनिस्टर एक राजा होते हैं कि पब्लिक से 4 आदमी को ऐसे चुने जो आपको जनता की फीडबैक दें। जब तक आप वो फीडबैक नहीं लेंगे,
ये लोग आपका नुकसान करते रहेंगे। लड़ साहब, जाते जाते मेरा आखिरी सवाल है, एक टाइम होता था जब राजा भेष बदल के अपनी जनता के बीच में चला जाता था, आपको लगता नहीं कि चीफ मिनिस्टर को भी भेष बदल के आ जाना चाहिए? नहीं, अब वो समय तो नहीं है। ऐसा नहीं है, राजा जिस दिन अपनी बात पे आ गया, उसने ये मन बना लिया कि मुझे जनता के व्यूज लेने हैं, तो राजा के लिए कोई मुश्किल नहीं है। डॉक्टर साहब, अब जाते जाते मैं आपसे एक और सवाल कर लेता हूं, अगर मान लो आपको इंसाफ नहीं मिलता, क्या स्टेप क्या रहेगा? नहीं, क्या स्टेप होगा मेरा? मैं तो कुछ भी नहीं स्टेप ले सकता। अब मुझे विजिलेंस ने जिस तरह से जो कार्रवाई की है, इन चोरों को पकड़ा है, तो मुझे लगता है कि शायद मुझे भी न्याय मिले। नहीं मिलेगा, फिर देखी जाएगी, फिर बैठ जाएंगे। चलिए लड़ साहब, आपने हमसे बात की, एक खुलासा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद आपका सुखीजा साहब। और मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी तरीके से आप माध्यम बने और आम जनता की आवाज हमारे राजा तक पहुंचाएं, ताकि हमें, मेरे जैसे और हजारों लाखों लोगों को न्याय मिले। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें कि जनता बड़ी परेशान है, मुद्दा गर्म है, जनता भी गर्म है। लड़ साहब, आपने हमसे बात की है, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर को लेकर, मैं चाहूंगा कि इस खबर को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दे, अपने कमेंट्स कर दे। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स लेट ओवर्स के लिए। मैं शुभ रात्रि करता हूं, नमस्कार करता हूं, आपको जय हिंद करता हूं और अपील करता हूं कि इस खबर को आप एक बार जरूर लाइक और शेयर जरूर करें, अपनी राय रखें, अपने कमेंट्स रखें। यदि आप भी शिकार हुए हैं तहसील का, करनाल तहसील के या डीटीपी विभाग के, नगर निगम के या किसी अन्य दफ्तर के, तो तुरंत शिकायत करें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।